वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे ग्रामीण भारत में सहारनपुर के सरसावा ब्लॉक की। जी हां, जहां विकास के नाम पर नेताओं ने वोट तो लिए, लेकिन आज भी जो विकास वहाँ होने चाहिए उन विकासों में अभी भी बहुत सारी कमियां दिखती है। क्षेत्र में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज नहीं होने से बच्चों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कस्बे में बस स्टैंड की जो मांग है वो भी ग्रामीण काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, लेकिन उसका भी अभी तक कोई समाधान वहाँ नहीं हुआ। सबसे बड़ी एक और समस्या वहाँ है बाढ़ग्रस्त इलाके, क्योंकि यमुना के नज़दीक है, तो ऐसे में वहाँ कई बार फसलों को नुकसान हो जाता है। और ये वो क्षेत्र है जिसके बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि सरसावा अपने आप में बड़ा अहम ब्लॉक रहा है। बड़े बड़े मिनिस्टर वहाँ रहे हैं और वर्तमान में भी वहीं आज भी वहाँ मंत्री हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो होनी चाहिए। उसी पर आज हम वहीं लोगों के बीच में जानेंगे कि वास्तव में अभी भी कितना काम होना वहाँ बाकी है और धरातल पर कितना काम हो चुका है। इसी पर हम आज ग्रामीण भारत में चर्चा करेंगे। उससे पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। ग्रामीण भारत कार्यक्रम में आज हम सहारनपुर में ब्लॉक सढ़ौली कदीम के बाद सरसावा ब्लॉक का हाल जानेंगे। अतीत में सिरसापट्टम के नाम से जाने जाने वाले इस विकासखंड ने विकास के कितने आयाम छुए, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रामीण भारत में आज बात सहारनपुर के सरसावा की, जिसको अतीत में सिरसापट्टम के नाम से जाना जाता था। बताया जाता है कि सिरसापट्टम के राजा सिरसपाल थे। व्यभिचारी सत्ता के कारण सिरसापट्टम प्राकृतिक आपदाओं के चलते पलट गया था, जिसके स्वरूप में आज टीला सरसावा के पश्चिमी छोर पर मौजूद है। ये जो बहुत पुराना है और हमारी होश से पैदा है। यहाँ का राजा था सिरसपाल। यूं बता रहे हमारा राजा का महल था जी। कस्बे के दक्षिण छोर में महाभारत कालीन श्री बनखंडी महादेव मंदिर है। बताया जाता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो उस समय नकुल सहदेव यहाँ तत्कालीन सिरसमन में आकर रुके थे। भगवान भोलेनाथ की उन्होंने घोर तपस्या की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें मुंह मांगा वर मांगने के लिए कहा, तो नकुल सहदेव ने श्री बनखंडी महादेव मंदिर में स्थापित होने की उनसे प्रार्थना की। आज भी श्री बनखंडी महादेव मंदिर देश भर में विख्यात है। सूफी संतों के कस्बे में दक्षिण पश्चिम छोर पर आमों के बाग में स्थित सफेद संगमरमर से बनी 200 साल पुरानी दरगाह जमालिया है, जहां देश भर से आए जायरीन यहां मन्नतें पूरी होने के बाद चादर चढ़ाते हैं। अतीत में सरसावा उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में नंबर 1 सीट हुआ करती थी। परिसीमन के बाद सरसावा की सीट को नकुड़ विधानसभा सीट बना दिया गया। राजनीतिक दृष्टि से भी यहाँ का नाम प्रदेश भर में विख्यात रहा। 90 के दशक में क्षेत्रीय विधायक रहे चौधरी रामचरण दास समाजवादी पार्टी के आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो कांग्रेस के विधायक निर्भय पाल शर्मा ने भी अपने कार्यालय में यहाँ रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए। वर्तमान में इस सीट पर लगातार 4 बार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी विधायक बनते आ रहे हैं। बसपा के कार्यकाल में उन्हें प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनाया गया था। वर्तमान में धर्म सिंह सैनी बीजेपी में कमल पर सवार हैं। उन्हें सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। नेटवर्क 10 की टीम ब्लॉक का जायजा लेने पहुंची तो कई कमियां सामने आईं। कस्बे में बस स्टैंड का नहीं होना, सड़कों की परेशानी, कॉलेज का नहीं होना और बाढ़ की परेशानी से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। लेकिन आज तक नेता सिर्फ वादे ही करते गए। जमीनी हकीकत क्या है ये हम आपको ग्रामीण भारत में दिखाएंगे। सहारनपुर से अंजू प्रताप की रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एहतशाम अकरम हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं सरसावा के। एडवोकेट अमित कोहली हैं जो वहाँ किसान हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। और हमारे साथ सविता चौधरी है जो भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री है। और हमारे साथ दिनेश सिंह है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा क्योंकि ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद एहतशाम अकरम हमारे साथ हैं। एहतशाम जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं देख रहा था 1972 में आपका ब्लॉक स्थापित हुआ, लगभग 103 ग्राम पंचायतें और लगभग 197 गांव आपके यहाँ आते हैं और 2,58,300 के लगभग जनसंख्या है। इतना बड़ा क्षेत्र है। वैसे भी सरसावा अपने आप में मशहूर रहा है और बड़े बड़े लोग वहाँ से निकले हैं और मैं तो कहूँगा शायद राजीव गांधी भी सरसावा रह के गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। राजेश पायलट भी वहाँ रह के गए हैं। बड़े बड़े नाम, ऐसा नहीं है कि सरसावा कोई चर्चित जगह नहीं है, बड़ी चर्चित है। ऐसे में वहाँ जिस तरीके की चीज़ें हैं, बहुत सारी आज भी समस्याएं खड़ी हैं। ब्लॉक प्रमुख भी हैं, प्रधान भी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं और ये कोई एक सरकार का काम तो रहा नहीं होगा। बहुत सारी सरकारें आई हैं, गई हैं। ऐसे में आज भी इतनी सारी कमियां क्यों हैं, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आप तो खुद ब्लॉक प्रमुख हैं। और क्यों आप लोग नहीं, मैं कहता हूं कि सब लोग तैयारी करते कि जाएं और जाकर आप सब लोगों के बीच में वहां एक, में सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक विषय था कि कन्या इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की मांग जो चलती आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप एहतशाम जी? जी, ये बहुत दिनों से हमारे यहाँ कन्या इंटर कॉलेज की डिमांड चल रही है क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी गर्ल्स कोई इंटर कॉलेज नहीं है। तो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है क्षेत्र के लोगों को, भाई लड़कियों को पढ़ा नहीं पाते उस हिसाब से। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसकी बहुत दिनों से मांग भी करते रहे हैं और इसके क्षेत्र में लोगों में अलग अलग टाइम पर अलग अलग सरकारों से अलग अलग लोगों ने प्रतिनिधि दल भी बना करके यहाँ पर कई बार इस मांग को प्रमुखता से सरकारों के सामने रखा है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार का इस ओर ध्यान नहीं गया और कोई भी इस काम को नहीं कर पाया अभी तक। पर अकरम जी, आप तो ब्लॉक प्रमुख, एक तो प्रस्ताव बना के भेजना चाहिए था आप लोगों को। जिला पंचायत भी है, जिला पंचायत सदस्य भी वहाँ पे होंगे जी, हम ऐसे में वहाँ विधायक भी होंगे। कन्या इंटर कॉलेज की आखिर मांग तो ऐसी कोई खराब मांग भी नहीं है कि जिसे पूरी ना करी जा सके या जो कोई राजनीति को दर्शाती हो। जी अकरम जी। जी, दरअसल ये जो हमारा सहारनपुर है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिल्कुल लास्ट में हो जाता है। एक तरफ हमारी हरियाणा की सीमा जुड़ी हुई है, एक तरफ हमारा उत्तरांचल की सीमा जुड़ी हुई है। जिस टाइम पे ये उत्तरांचल प्रदेश बना था, उस टाइम पे सही मायने में तो ये था कि हमारा जो सहारनपुर है ये उत्तरांचल में शामिल होना चाहिए था। उस सबके शामिल होने से, क्योंकि वहाँ से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं उत्तरांचल प्रदेश से, हमारी राजधानी भी नज़दीक हो जाती है, क्योंकि हमारी राजधानी भी बहुत दूर पड़ रही है, जिसकी वजह से हम लोगों के हमारे मुद्दे जो हैं वो वहाँ तक, जहाँ तक पहुँचने चाहिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये एक बड़ी समस्या है। हम लोग जो चाहते थे कि भाई हमारा ये सहारनपुर ज़िला ये बिल्कुल अलग थलग सा हो गया है, बिल्कुल लास्ट का ज़िला है। इस तरफ किसी भी सरकार का ध्यान आते आते वो पूरा हो जाता है, यहाँ तक किसी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता हम लोगों तक। और हमारा ज़िला तो खास तौर से बिल्कुल, हमारा जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक तो बिल्कुल लास्ट में आ गया। ये तो हमारा ब्लॉक भी यहाँ से हरियाणा की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि जहाँ से हमने कई बार इस बात हमारे क्षेत्र के लोगों ने मांग उठाई है, लेकिन सरकारों की उदासीनता ही रही है कि भाई हम लोगों को एक कन्या इंटर कॉलेज नहीं मिल सका। हम आगे भी जो हमारी मौजूदा सरकार है, आज आप लोगों ने बहुत अच्छा हानिकारक है, आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जब अंतिम छोर के विकास की बात होती है तो वो विकास अछूता नजर आता है। बहुत सारे मंत्री जहाँ हों, जहाँ बड़े बड़े चर्चित चेहरे रहे हों, वहाँ इस तरीके की जब स्थितियाँ होती हैं तो अपने आप में अचंभा होता है। दिनेश सिंह जी, आप तो ग्रामीण हैं, ग्रामीण स्तर पर भी हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे और ऐसा नहीं है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अपने आप में सहारनपुर पढ़े लिखों का एक शहर कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ हैं और शुरू से ही वहाँ लोग अच्छे अच्छे कारीगरी में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, और सक्षम किसान भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरी स्थितियों में वहाँ रहे होंगे। उसके बाद भी इतने समझदारी, इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी, सक्षम होने के बाद भी अगर समस्याएं ना सुलझे तो दोष किसे देंगे? दिनेश जी। ये पार्टियों का ही राज है। भाजपा शासन में जो है तो ऐसे ही काम रहे इसमें सारे।
हमारे यहाँ जो है जी, करीब दिनेश जी। 3-4 वर्ष पहले 4 लाइन बनी जो पंचकुला जो पंचकुला रोड की है शायद। तो इसमें जो है जितने भी लिंक रोड हैं वो मिट्टी वगैरह उठी ना, डंपर वगैरह चले तो सब टूटे पड़े, कोई मतलब नहीं, मतलब आने जाने में बहुत परेशान है। मतलब सवारी तो क्या पैदल भी नहीं जाया जा सकता। इसमें अधिकारी वगैरह वो सब वो अवगत करवाया था लिखित भी और वैसे भी, तो कुछ नहीं है। हाँ जी दिनेश जी, हाँ। अगर अमित कोहली जी, आप तो वहाँ हैं, वकील भी हैं, नेता भी हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, बड़े किसान भी हैं। अभी हाईवे निकला, बहुत अच्छा हाईवे, और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होनी भी चाहिए। उस हाईवे को लेकर जो वहाँ लोग हैं उनके बीच में उसका कितना बड़ा एक मैसेज है, या हम कहेंगे कि इस तरीके के रोड अगर जब कनेक्टिविटी जब बनती है किसी भी क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के विकास पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। तो इस तरीके के हाईवे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात, एक बात पे जो लगातार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जो कन्या इंटर कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है या कोई भी स्कूल की बात हो, उसे लेकर इतने पिछड़े हुए क्यों? कौन है जिम्मेदार? जी अमित जी। देखिए जी गोस्वामी जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा जो हाईवे निकला हुआ है 344 यहाँ पर अभी बन करके तैयार हुआ है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर से निकला है। तो सबसे पहले तो ये उन्हीं लोगों को फ़ायदा हुआ जिनकी ज़मीनें इसमें गई हैं। दूसरे जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गांव हैं वो सारे के सारे विकास से अछूते ही रहेंगे। इसका फ़ायदा आम किसानों को, मजदूरों को, गरीब तबके के किसी भी लोग को, व्यक्तियों को इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस हाईवे पर जितने भी गांव पड़ेंगे वो सब विकास से अछूते इसलिए रहेंगे क्योंकि ये जब भी इस रोड पर को निकलेंगे लोग बाग, तब ये हमारे गांव में ही, हमारे आसपास में ही 3 टोल प्लाजा बहुत नज़दीक से लगा दिए हैं, जिसे पे करने के लिए किसानों को और गरीब मजदूरों के ऊपर उनकी जेब पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और उनकी जेबें काटी जाएंगी। दूसरी बात, अगर मैं उसकी जानकारी आप थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिएगा कि वो लोग उससे फ्री रहेंगे, वो आसपास के लोगों पर उसका कोई भार नहीं आएगा, ऐसा हर जगह कहा गया है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कि जब हाईवे बनते हैं तो वहाँ जो रोजगार के संसाधन है, क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, खेती आप करते हैं, सब्जियों का कारोबार वहाँ होता है। जब बड़े हाईवे बनते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सीधा सीधा लाभ मिलता है कि वो लोग अपनी चीज़ों को दिल्ली तक या और जगह तक पहुंचा सके, क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा जरूरी है। और शुरू से ही ये कहा जाता रहा है कि अगर सड़कें नहीं हैं तो विकास कैसे होगा आने वाले दिनों में आगे के क्षेत्रों का। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भी। ऐसे में ये कहना कि आसपास के गाँवों का विकास नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत, हम कहेंगे कि अलग बात होगी। और वो बात इसलिए भी सही नहीं होगी क्योंकि कहीं भी हर कोई, कहीं भी ग्राम है, कहीं पे भी हो, चाहे वो पूरे देश में, हर कोई चाहता है कि बड़ा हाईवे वहाँ से गुजरे, जिससे वो बहुत सारी चीज़ों को, हम कहेंगे समय अनुसार, या मैं कहूँगा स्वास्थ्य सेवाएं कोई आप ले लेंगे तो अगर आपको जल्दी जाना है, सहारनपुर से, सरसावा से निकल के मुजफ्फरनगर पहुँचना है या देहरादून जाना है, हाईवे होगा, सड़कें सही होंगी तो आप जल्दी से जाएंगे और जो भी बीमार व्यक्ति है उसे लाभ मिलेगा। उसके अलावा आपके जो उत्पादन है, जैसे आप सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं या और भी फल फ्रूट कुछ भी चीज़ वहाँ लगा रहे हैं, उगा रहे हैं, तो उसको भी लेकर लाभ मिलेगा। मुख्य बात यह है कि जो बात हो रही थी कि जो स्कूल या मैं कहूँगा कोई भी बड़े कॉलेज या हम कहेंगे स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर ही कोई भी चीज़, उस पर जो कार्य नहीं हुआ, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी अमित जी। उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अपने देश के, जो अपने प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो मुख्यमंत्री पुराने जो रह करके चले गए हों या वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं। जी सबसे पहले मैं अपने ब्लॉक की बात करूं तो ये अपने लखनऊ से 600 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक सरसावा है, लखनऊ से इसकी दूरी 600 से 614 किलोमीटर के लगभग पड़ती है।
और इससे सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए है कि हम अपनी कोई भी बात अपनी राजधानी अपने मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा पाते। जब भी हमने यहाँ पर समय समय पर मांग की है कंडेंटर कॉलेज की, सबसे पहले हमारे यहाँ कंडेंटर कॉलेज की ज़रूरत है, कंडेंटर स्कूल की ज़रूरत है, और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर स्कूल की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स कॉलेज की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो हमें कभी नहीं मिल पाती, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि लखनऊ से हमारे ब्लॉक की दूरी का होना। ये बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश का राज्य में हम बिल्कुल अंतिम छोर पर हैं, और हमारे यहाँ पर अंतिम छोर के साथ साथ हम हरियाणा से सटे हुए हैं। तो हमारे बच्चे, हम तो ये है कि हमारी लड़कियाँ दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए जाती हैं, उत्तराखंड में पढ़ने के लिए जाती हैं। हमारी बच्चियाँ जो हैं दिल्ली, हमारे नज़दीक लगता है तो दिल्ली तक पढ़ने के लिए, बड़े जो छोटे किसान हैं, छोटा मजदूर है, वो अपने बच्चों को इतनी दूर पर नहीं भेज सकता। तो और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर यदि हम किसान कैसे भी करे कि यदि अपने बच्चों को दूर भेजता है तो उसे असुरक्षा की भावना रहती है। अपनी लड़कियों को हम यदि बाहर भेजते हैं तो आए दिन हत्याएं, आए दिन रेप, ये समस्याएं हमारे सामने आए दिन उजागर होती हैं। हम टीवी चैनलों पर देखते रहते हैं, हमें अभी हाथरस का कांड हो गया। तो हम इस तरह के माहौल में अपने बच्चों को बाहर भेजना मुनासिब नहीं समझते। इसलिए हमने बार बार सरकारों से कहा है कि हमारे क्षेत्र में बनवा दीजिए, लेकिन हमारी समस्या कोई नहीं सुनता। आते हैं और चले जाते हैं। वो एक अहम मांग है और ऐसा होना भी चाहिए हमें जी, क्योंकि स्कूल बनना तो अपने आप में एक अच्छा विषय है, और कहीं ना कहीं जल्दी ही आपकी इस मांग पर काम भी होगा, क्योंकि ग्रामीण भारत को लेके आने का हमारा मकसद भी यही है कि जो अहम चीज़ें हैं वो सामने आए, और वो जहाँ तक जानी चाहिए, जहाँ से उनका समाधान निकलता है वहाँ तक जाए। सविता चौधरी जी, बहुत सारी बातें, आप तो खुद जिला मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, ऐसे में ये बात स्कूल की बात है, लोग ये कह रहे हैं कि लखनऊ तक बात नहीं जा पाती, उसके अलावा वहाँ विधायक भी हैं, वहाँ सांसद भी हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी कि जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी चर्चा ना होना, उन पर काम ना होना, तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो राजनीतिक स्तर पर देखी जा सकती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, और वहाँ वर्तमान में और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा सकते हैं? जी सविता जी। जी, स्कूल के बारे में मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि हमारे यहाँ कैराना से लोकसभा सांसद हैं आदरणीय प्रदीप चौधरी जी, माननीय मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी जी, आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो हम अपना ये विषय उनके सामने रखेंगे। अभी तक मैं समझती हूँ इतनी स्ट्रांगली नहीं रखा गया होगा, तो हम अपना विषय उनके सामने रखेंगे तो वे ज़रूर हमारी उसको पूरा करेंगे। वैसे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज हैं, सरकारी कन्या डिग्री कॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि सरकार के सामने हम जब ये रखेंगे तो वो ज़रूर हमारी बात को मान्य करेंगे। सविता जी, और क्या क्या लगता है आपको कि बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, हाईवे को लेके भी बोल रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए हाईवे जो बना है, हमारी बहुत सारी समस्याएं इससे समाधान होगा। और मैं समझती हूँ कि यहाँ एक टोल की समस्या है कि यहाँ टोल लगाया जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पूरे ब्लॉक में सरसावा के जो भी पूरा ब्लॉक है उसको यहाँ टोल से मुक्त कर दिया जाए। और ये तो मैं टोल हाईवे के बारे में कहना चाहती हूँ। और दूसरी समस्या ये है कि ये हमारे यहाँ इब्राहिम फाटक काफ़ी दिनों से बंद है। हमारे माननीय सांसद जी ने भी बड़ी स्ट्रांगली ये मुद्दा उठाया था लोकसभा में, पर ये पास भी हो गया। अधिकारी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि और ब्रिज बनेगा, पर अभी तक बना नहीं है। तो ये अभी इसका काम थोड़ी धीमी गति से चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ी तेजी से चलाया जाए, जिससे यहाँ के आसपास के लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। अगर उसमें टाइम है, मैं चाहती हूँ कि अगर इसमें टाइम है तो इसको फाटक को जैसी है ऐसे ही खोल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से हादसे भी हो रहे हैं, मोटरसाइकिल लोग इधर से निकाल रहे हैं, बहुत से हादसे भी हो रहे हैं, और लोगों को भी बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान करना, समस्या आप में एक अहम विषय और उस पर लगातार आप लोगों को काम भी करना चाहिए। एहतशाम जी, अगर बात करें किसानों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं लगातार होती रही हैं, ऐसे में अगर आप देखेंगे एक योजना की शुरुआत हुई है स्वामित्व वाली, प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है, और
उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि उसको लेकर ग्रामीणों को कितना बड़ा फायदा मिलेगा, और वो सरसावा हो या कहीं भी हो? जी, इसमें जो स्वामित्व वाली योजना सरकार लेकर के आई है, ये नो डाउट ये लगता है कि भाई एक अच्छी योजना साबित होगी और इससे किसानों को फायदा होगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे किसानों को अभी तक ये नहीं पता कि भाई उनके पास जमीनें हैं, उनका नाम जमीन में है और वो उनके बाप दादों के नाम भी हैं और वो वहाँ पे उन्हें जानकारी नहीं है कि भाई वो हमारी ज़मीन है कहाँ पे। तो जब उनको किसानों को ये ज़मीन का स्वामित्व दिया जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा भाई ज़मीन कहाँ है हमारी। तो बहुत सारे किसानों को इससे बहुत लाभ होगा जिनकी ज़मीनें कहीं दबी पड़ी हैं, बेकार पड़ी हैं, या वो वहाँ उन्हें बच्चों को मालूम ही नहीं है कि भाई हमारे बाप दादा हमारे लिए ज़मीन छोड़ के गए हैं। तो जब उनको किसान का स्वामी कार्ड मिलेगा तो उसमें उनको अपनी ज़मीन को के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी बच्चों को। तो इससे किसानों को फायदा तो होगा, ये तो है बात। लेकिन इसमें साथ साथ एक और चीज़ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र सरसावा में कई तरह के हर एरिया के हर 2-3-4 गांवों के बाद ज़मीन का जो है वो सिस्टम चेंज हो जाता है। मतलब ज़मीन कहीं पे क्या नाम है, आप ये समझ लो कि वो रेते वाली ज़मीन है, कहीं पे चिकन वाली ज़मीन है और कहीं पे पानी की समस्या है। तो जहाँ पे पानी की, हमारे क्षेत्र में कुछ पानी की समस्या है, कुछ गांव हैं हमारे जो जमुना के क्षेत्र से लगे हुए गांव हैं, उनमें जो गांव में जहाँ पे बाढ़ आती है, जो जमुना के आसपास के गांव हैं, बाढ़ आने के बाद में उनकी फसलों में रेत चढ़ जाती है, पत्थर चढ़ जाते हैं, उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं। वहाँ पे हमें क्या नाम है, किसान जो हमारे हैं वो बेचारे दुखी और परेशान रहते हैं। और फिर साथ में चूँकि ये खनन बंद है, उसमें किसानों को अपने वो रेत हटाने का भी मौका नहीं दिया जाता। अगर उनको सरकार ये अलाउ कर दे कि भाई उनको में अपने रेत निकलवा सकें अपने खेत से, तो उनके खेत में जो उनकी फसल का नुकसान हुआ है शायद उस रेत के हटने से या बजरी के हटने से, पत्थर के हटने से उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी और साथ में उनकी खेत भी उनका ठीक हो जाएगा कि वो ताकि दोबारा से उसमें कुछ अपनी फसल वगैरह लगा सके। एक दूसरा क्षेत्र हमारे यहाँ से आता है जो जमुना के खादर होने की वजह से, जिसमें पानी में चुआ रहता है, मतलब पानी जो है जल स्तर वहाँ पे बहुत ऊपर है और बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो वहाँ पे पानी भरा रहता है। अब उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उन्होंने धान की सिर्फ एक फसल लगाई जा सकती है और उसको भी निकालने के लिए अभी तक भी वहाँ पे उन इलाकों में उन कई सारे गांव हैं ऐसे, जैसे नथमलपुर गांव है, रावणपुर बहादरा है मेरे क्षेत्र में, सरसावा ब्लॉक की मैं बात करूं, इसमें पठेड़ भी आता है, बरता कायस्थ, गोवर्धनपुर है, आपका क्या नाम धौलाहेड़ी गांव है, आपका इधर चैनपुरा है, खेड़ा मेवात है, टिंडोली है, गुमटी है, मलकपुर है। ये कई सारे गाँव ऐसे हैं जो उससे प्रभावित हैं कि भाई उनके जंगल में जो है वो पानी भरा रहता है और बरसात के बाद उनके पानी की कोई निकासी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो जल स्तर ऊपर होने की वजह से वहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो एक ही फसल ले पाते हैं धान की, और धान की फसल लेने के बाद उसको जब काटनी पड़ती है तो उन्हें काटने में बहुत दिक्कत आती है उन्हें फसल को, कोई और फसल वहाँ पानी की ज़्यादती की वजह से हो ही नहीं पाती। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है। एक दूसरी ये कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ जो है, जिस तरीके से एहतशाम जी बता रहे हैं, लगातार काफ़ी समय से सब समस्याएं चलती आ रही होंगी और आप तो ब्लॉक प्रमुख हैं, ऐसे में जब आप लोग मांग करते हैं तो क्योंकि पद सर्जित कर दिया गया है, ब्लॉक प्रमुख बना दिए गए हैं, बीडीसी सदस्य हैं, प्रधान हैं, उसके बाद जिला पंचायत भी एक अलग से कार्य करती है, ऐसे में कार्य तब भी ना होना, उसमें आप जो कमियां हैं वो कहाँ हैं? कहाँ आपको लगता है कि कोई भी कार्य करने के लिए आप लोग सक्षम ही नहीं हैं? जी, असल में बात ये होती है कि हमारे यहाँ से विभागों को बांटा गया है जी, जो हमारे पास में फंड्स आते हैं सरकार के द्वारा, जो हमें राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो धन उपलब्ध कराया जाता है ब्लॉक का, उसमें भी शासन प्रशासन की से हमें गाइडलाइन दी जाती है। अब उस गाइडलाइन के तहत हम लोग काम कर पाते हैं, वही सीमित संसाधन है। इतने बड़े काम, वो एक बड़े लेवल का काम है जो सिंचाई विभाग द्वारा किया जा सकता है। सिंचाई विभाग के एक्शन से हम लोग मीटिंग भी कई बार कर चुके हैं उस बारे में, उन कामों की समस्या को लेकर के, जिसमें से एक तो उन्होंने नाला वहाँ पे खुदाई कराई थी जिससे कि वो चूहे का पानी निकल जाए, जो रावणपुर बहादरा में उसमें हुई थी, जिसमें डीएम साहब हमारे
सहारनपुर के डीएम थे उस टाइम के, वो वहाँ मौके पर गए थे, उन्होंने हालात देखे थे, ग्रामीणों की समस्याओं को देख करके उन्होंने फिर खुदाई के आदेश दिए थे। सिंचाई विभाग से उसकी खुदाई हुई है, लेकिन वो सिर्फ मात्र एक नाला ही खुदवा पाए हैं। अभी तक वो क्या नाम है, बजट का अभाव की बात कही जा रही है जी। अभी भी बहुत सारी चीज़ों की कमियां। और हमारे साथ अमित कोहली जी, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं क्षेत्र के अंदर, क्योंकि कृषि आधारित ज़्यादा जनमानस है वहाँ, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे में आपको सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए क्षेत्र के अंदर, जो वास्तव में आज तक नहीं हुई और जिनकी चर्चा भी कभी नहीं हो पाती, चाहे वो कृषि की बात हो और चाहे वो बागवानी की बात हो? जी। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र एक यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, सरसावा ब्लॉक पूरा का पूरा, और वो यमुना नदी हर साल तबाही के मंजर के साथ आई, एक बार बाढ़ लेकर के रौद्र रूप में अपना एक साल में दिखाती है। हर वर्ष उसका रौद्र रूप देखने को हमें मिलता है। और जब वो अपने बाढ़ लेकर के आती है तो उसके बाढ़ के साथ साथ में वो अपना क्षेत्र में विनाश और तबाही का मंजर भी आता है। तो कभी भी जी बाढ़ के बाद जी, वो तो बता ही रहे थे, एहतशाम जी ने उस पर चर्चा कर लिया है। मैं यही जानना आपसे चाह रहा हूँ कि मुख्य जो समस्याएं हैं, कृषि आधारित हो या बागवानी या और भी कोई हो, वो ऐसी कौन सी हैं जिससे आपको लगता है कि इन पर कार्य जल्दी से जल्दी होने चाहिए? जी। हमारा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है हमारा। गन्ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार होती है गन्ने की। और जैसे हमारे सरसावा में एक सहकारी मिल है, उस मिल में गन्ने का जो हमारी गन्ना जाता है किसानों का, उसमें आज तक 13 अप्रैल के बाद कोई पेमेंट हमारे किसानों को नहीं मिली है। और अभी भी इस मिल के ऊपर किसानों का 27 करोड़ रुपया बकाया है, जो यदि किसान को समय से भुगतान मिल जाता, समय से यदि उसे पेमेंट कर दी जाती, तो वो अपने बच्चों की फीस दे लेता और आने वाले जो त्यौहार हैं वो मना लेता। लेकिन क्या है कि सरकार की उदासीनता और मिल मालिकों की नकारात्मक रूप पे चलते हुए अभी तक किसानों का पेमेंट बकाया है। और नया गन्ना जो खड़ा है, किसान अपना नया गन्ना में देने के लिए सबसे, और हमारे यहाँ प्रमुख समस्या एक और समस्या है कि हमारे यहाँ किसान जो है रात में सर्दी के गर्म मौसम में ठंडाई में बिल्कुल अपना गन्ना लेकर के जाता है हमारे मिल में, तो वहाँ पर उसे पूरी सर्दी में बाहर खड़ा रहना पड़ता है। तो वहाँ मिल में वो उनके लिए किसान भवन होना जरूरी है, जिसमें कम से कम वो रात उसके नीचे गुजार लें। पूरे रात वो बेचारे अपने ट्रैक्टर के साथ में, अपने झोटा बुग्गे के साथ में वो बाहर ही खड़े रहते हैं। दूसरी समस्या भवन की जो मांग है वो भी अपने आप में एक अच्छी बात है। और एहतशाम जी, हमें लगेगा कि इस तरीके की मांगों को आपको भी मुख्यमंत्री को लिख के देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से मांग करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं हैं वो आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आपको देनी चाहिए। दिनेश सिंह जी, कौन सी आपकी नज़र में एक ऐसी समस्या है जिस पे सबसे पहले कार्य होना चाहिए? जी। फैक्ट्री आई है हमारे यहाँ टोडरपुर गन्ना मिल, वो करीब 10-12 वर्षों से बंद पड़ा है। उससे भी जो है किसानों को काफ़ी नुकसान क्योंकि यहाँ पे गन्ना जो है काफ़ी मात्रा में पैदा हो। जी बिल्कुल। और सविता जी, कितनी जल्दी आप सब लोगों की मांग को अपने स्तर से विधायक, सांसद, मंत्री तक पहुंचा पाएंगे और उन पर अमली जामा जो हम कहेंगे, जल्द से जल्द उन पर काम होना चाहिए? जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं हमारे सरसावा में बस स्टैंड नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे सर बोल रही हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सरसावा में बस स्टैंड नहीं है, और आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारे सरसावा में बस स्टैंड बनाया जाए, और जो ये अब्राहिमी का हमारा पुल है उसको जल्दी से जल्दी बिल्कुल। मुख्यतः लगभग, क्योंकि सभी लोग रहे हैं, एहतशाम जी और अमित जी, दिनेश जी, सविता जी, अगर आप सहमत हैं तो लगभग 4 आपकी मुख्य समस्याएं हैं जो दिख रही है। एक तो गन्ना किसान की जो बात हुई है, भुगतान की। दूसरी बात, वहाँ किसान भवन का होना भी जरूरी है। वहाँ क्या, वो तो सभी जगह होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जो बात है कि जिस तरीके से वहाँ बाढ़ क्षेत्र है उस पर काम होना चाहिए। इस तरीके की समस्याएं हैं। दूसरा, एक अहम बात और है कि जो
कन्या इंटर कॉलेज की बात की है। हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द वहाँ हो, जिससे कि सरसावा ब्लॉक का उसके नाम के अनुरूप विकास हो सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और ये ग्रामीण भारत इस कार्यक्रम में हम जो भी चीज़ लेके आए हैं वो इसीलिए लाए हैं कि वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है उस पर वास्तव में सबकी नज़र पड़नी चाहिए और वहाँ जो मुख्य समस्याएं हैं वो सामने आनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में उस जनप्रतिनिधि की उस काम को करने की हैसियत है, ये भी अपने आप में एक सवाल रहता है। ऐसे में बहुत बार बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और जो मांग है वो केवल मांग ही रह जाती है। कल फिर मिलेंगे किसी ऐसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।